नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट की भव्य मूर्ति का अनावरण किया। दोस्तों, हमारा देश सिर्फ भौगोलिक बाउंड्रीज से नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर से, हमारे सनातन धर्म से पहचाना जाता है, सदियों से पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा कि हमारे सांस्कृतिक गौरव और हमारी संस्कृति पर हमें हमेशा से गर्व होना चाहिए और यही हमारी असली पहचान है। दोस्तों, मेरे हिसाब से 1947 में हम आजाद तो हुए, पर हमारा जो कॉलोनियल हैंगओवर था थिंकिंग में, वो सालों साल चलता रहा। हम हमारी संस्कृति पर प्राइड लेने से संकोच करते रहे थे। सरकारें भी कुछ सेक्युलर राजनीति के दौर में कहीं ना कहीं सनातन धर्म को टेकन फॉर ग्रांटेड कि इट्स देयर वाली मानसिकता में रहती थी। सेक्युलर दिखना इतना जरूरी हो गया था कि हम मदरसा एजुकेशन को तो फंड करते थे, पर गुरुकुल एजुकेशन पर कोई फंड्स नहीं दिए जाते थे। उर्दू को बढ़ावा दिया जाता था, पर संस्कृत को इग्नोर किया जाता था। आप 1990s का दशक देखिए। दोस्तों, सच में क्या हमने कभी इक्वल पॉलिसीज, जो आर्टिकल 14 की पॉलिसीज थी, उसको फॉलो किया? आप अयोध्या का ही उदाहरण ले लीजिए। इस बार दीपोत्सव इतने भव्य रूप से मनाया गया, वहीं 1990 के दौर में नेता अयोध्या जाने से, राम मंदिर की बात करने से संकोच करते थे। दोस्तों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमारी संस्कृति को समझने की जरूरत है और हमारी संस्कृति पर प्राइड लेने की जरूरत है और एक रिक्लेमेशन की जरूरत है। और वो रिक्लेमेशन भारत को, अपने आप को कॉलोनियल थिंकिंग से रिक्लेम करने की जरूरत है। ये रास्ता लंबा है। आप हमारे कानूनों को ही देख लीजिए। कितने सारे कानून हैं जो एज इट इज अभी भी कॉलोनियल एरा से, जो ब्रिटिशर्स के लिए बनाए गए थे, एज इट इज अप्लाई किए जा रहे हैं। क्या 75 साल आजादी के बाद भी हमें ये कॉलोनियल कानून को एज इट इज आजाद भारत में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? और हां, हमारी संस्कृति कैसे आगे जाए, इसके प्रति हम सबको क्रियान्वयन होने की जरूरत है। पर अभी कुछ वोकीज हैं, कुछ लिबरल हैं, कुछ सेक्युलर हैं, जो समझते हैं कि सनातन धर्म की बात करना और सनातन संस्कृति की बात करना कहीं सेक्युलर फैब्रिक को खतरा है। आज का मुकदमा हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का मुकदमा है और आज का मुकदमा सिंपल है कि पॉलिटिक्स लेटर, कल्चर फर्स्ट, भारत फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर। इट्स टाइम दैट भारत रिक्लेम्स इटसेल्फ फ्रॉम इंडिया, ये मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए देश की जनता का आरोप है कि एक तय वर्ग ने हमेशा पश्चिमी लॉबी को खुश करने के लिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम किया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और आज वो पूरी लॉबी हारी हुई महसूस कर रही है क्योंकि भारत जाग रहा है। और मेरी दलील, जो देश की जनता की दलील है, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कि भारतीय संस्कृति पर गर्व करें। क्या अब ये देश में ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का युग है? आवर कल्चर इज आवर प्राइड, भारत इज रिक्लेमिंग इटसेल्फ फ्रॉम इंडिया। आज प्रधानमंत्री की हिस्टोरिक विजिट केदारनाथ में पहली बार नहीं गए, उसमें प्रधानमंत्री ने कई अहम बातों का जिक्र किया। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं और फिर अपने मुकदमे की शुरुआत करते हैं। एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर, कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को
पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। मेरे साथ आज के मुकदमे में राकेश सिन्हा जी, सीनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, आप जुड़ते हैं, हमेशा देश को खुशी होती है कि आपके विचारों को सुनने के लिए। मेरे साथ रतन शारदा जी, काफी प्रसिद्ध ऑथर हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं और आरएसएस आइडियोलॉग भी लोग इनको कहते हैं, पर ये अपने आप को नहीं इस तरीके से कहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। रतन शारदा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन राम पांडे जी जुड़ रहे हैं। राम पांडे जी, दीपावली मुबारक, जुड़ने के लिए बहुत, और गोवर्धन पूजा भी मुबारक, जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ फुआद हलीम जी, सीनियर लीडर ऑफ द सीपीआईएम, फुआद हलीम जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में आप सभी को मैं अपनी ओपनिंग दलील में 1-1 मिनट का समय दूंगा। मैं राकेश सिन्हा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। राकेश सिन्हा जी, देश में मैं जमीन पे जब घूमता हूं, मैं देखता हूं एक नया दौर, एक थिंकिंग में चेंज आ रहा है, और मैं कहता हूं कि लोग संस्कृति के बारे में जागरूक हो रहे हैं, और इसी की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पर क्या कोई पार्टीज जो अभी भी इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा एंटी सेक्युलर एजेंडा है, वो ये नए भारत की नई थिंकिंग को नहीं समझ पा रही? देखिए, वास्तव में क्या है कि 1947 में 200 साल की गुलामी के बाद राजनीतिक आजादी मिली, जिसको हम स्वराज कहते हैं। लेकिन ना हमें सांस्कृतिक स्वराज मिला और न ही हमें वैचारिक स्वराज मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से भारत की उस सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्जागृत करने का काम किया। इसलिए यह जो भगवान राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में, केदारनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार केदारनाथ में, या सोमनाथ के मंदिर को स्वर्णिम रूप में प्रस्तुत करना, ये सब कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम का बृहत रूप है हमारा सांस्कृतिक स्वराज। वह कारण यह है कि जब अंग्रेज हमारे यहां से गए तो वह मानसिकता को छोड़कर गए, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। वह मानसिकता यूं ही नहीं आई। 200 साल की वह गुलामी, मुगल काल, उसके पूर्व लगातार इस्लामिक आक्रमणकारियों का हमला, इन सब ने मिलकर हिंदुओं के मन में एक अपराध बोध, सामाजिक संकुचन और सांस्कृतिक बोध को समाप्त करने का काम किया। और हमारे आध्यात्मिक बोध तो जीवित रहा, लेकिन सांस्कृतिक बोध को कुचलने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अपराध बोध से हिंदू मानस को मुक्त किया। और भारत में संस्कृति, देखिए, सांस्कृतिक चौहद्दी और भौगोलिक चौहद्दी में एक अंतर है। भौगोलिक चौहद्दी तो मीटर और गजों में और किलोमीटर में नापा जाता है। सांस्कृतिक चौहद्दी गुणात्मक होता है। उस गुणात्मकता को नेहरूवादी शासनकाल में खासकर कम्युनिस्टों ने, देखिए राकेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी। कन्याकुमारी में जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल, नहीं, ये बात आपने, राकेश जी, मैंने आपको एक बार पूरा राकेश जी 10 सेकंड में, राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास। आपने काफी अहम बात की। मैं इसको डॉक्टर फुआद अलीम के पास एक सेंटेंस बोलिए, एक सेंटेंस बोलिए। देखिए, कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी ने जहां तप किया था, वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल बन रहा था। उस रॉक मेमोरियल का विरोध कम्युनिस्टों ने यह कहकर किया कि हिंदू रिवाइवलिज्म है। और जब आज रॉक मेमोरियल भारत में नौजवानों को, बच्चों के प्रेरणा का एक स्रोत बन गया है, तो नेहरूवादियों, मार्क्सवादियों और मिशनरी ने, तीनों ने मिलकर भारत की अस्मिता को, सांस्कृतिक चौहद्दी को संकुचित करने का काम किया, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने आज सांस्कृतिक। डॉक्टर फुआद अलीम, ये आप पे आरोप, ये राकेश सिन्हा जी की आपने दलील सुनी। डॉक्टर फुआद अलीम, आपके पास आऊंगा, फिर रतन शारदा जी और फिर राम पांडे जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर फुआद अलीम, आपको भी मैं शुरुआत दलील रखने के लिए पूरा समय देना चाहता हूं। आप इसको हिंदू रिवाइवलिज्म कहते हैं, पर डॉक्टर फुआद अलीम, इसमें कल्चरल रिवाइवलिज्म भी है, और कल्चरल रिवाइवलिज्म को आप पहचान नहीं पा रहे, शायद इसीलिए पॉलिटिकली आप देखें कि आप पिछड़ते जा रहे हैं। आप इसको एंटी हिंदू कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर फुआद अलीम, आपको किन पॉइंटर्स पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जितना भी अभी तक की पॉलिसीज है, और पर्टिकुलरली आज जो ये है, ये आप इससे डिसएग्री करते हैं? जी, पहली बात में ये जब चाहता हूँ, आरएसएस के 2 प्रवक्ता आपके मंच में उपस्थित है, आजादी की जिक्र हुई है। मेरा एक सवाल ये है कि हमारे 2019 में 7 मार्च को इंडियन काउंसिल फॉर जो कल्चरल रिलेशंस है, ICCR ने एक डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम
ऑफ इंडियाज फ्रीडम 1857 टू 1947 उन्होंने तालिका प्रकाशित की है। प्रधानमंत्री स्वयं उस डिक्शनरी को उन्मोचन किया था। ये डिक्शनरी में आरएसएस का एक सदस्य के नाम ये दो प्रवक्ता बता दे। तो कल्चरल नेशनलिज्म का जो बुनियादी जो बात आरएसएस करती है, उनका कार्य में इसका क्या प्रकटीकरण है, ये सवाल मैं करता हूं कि आरएसएस के तरफ से हिंदुस्तान के आजादी के संग्राम में एक नाम बताए जो शहीद हुआ अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए। यहीं से सवाल शुरू होती है। सवाल हिंदू या मुसलमान या कोई अन्य धर्म की मामला नहीं। सवाल ये है कि हम अगर राष्ट्रवाद का बारे में अगर बोलना चाहते, अगर हम बेड़ा उठाना चाहते, तो ये राष्ट्रवाद के पक्ष या राष्ट्र के पक्ष, विशेष करके जब अंग्रेज हुकूमत थी तो आरएसएस की क्या किरदार थी, क्या भूमिका थी, इसकी स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही सब प्रवक्ता है, ये लोग ये थियरी सामने लाना चाह रहे हैं कि वो लोग हिंदुस्तान की भलाई के लिए ये दलील पेश कर रहे हैं। तो दलील के जो बुनियाद में तय में है कि इस संगठन का जो रूप है, चरित्र है, इसको सामने लाना जरूरी है। रतन शारदा जी से लेता हूं मैं सवाल। को पता चलेगा कि ये संगठन का जो दलील है वो कितना बुनियादी स्तर पर हिंदुस्तान के पक्ष में है। अगर वो कह दे एक नाम, मैं ज्यादा नहीं चाह रहा हूं, रतन शारदा जी आए मुकदमे में। राकेश सिन्हा जी मैं आपके पास आऊंगा, आप हंस रहे, मैं आपके पास आऊंगा। मैं रतन शारदा जी को लाना चाहता हूं। आपने फुआद हलीम जी, आप ही के क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। रतन शारदा जी, आपने फुआद हलीम की दलील सुनी? वो कह रहे हैं कि एक नाम बता दीजिए कि जिसके अंदर आरएसएस के किसी व्यक्ति का फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन है। ये फुआद हलीम का आरोप है। मैं कल्चरल रिवाइवलिज्म की बात कर रहा हूं। फुआद हलीम कह रहे हैं, जो उनका आरोप है कि जो आरएसएस बात भी नहीं कर सकता इसके बारे में, ये फुआद हलीम कह रहे हैं। डॉक्टर रतन शारदा, आपकी ओपनिंग। प्रदीप, मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फुआद हलीम का उत्तर देने के बाद मुझे 1 मिनट मिलना चाहिए आज के विषय में बताने के लिए। पहली बात, इस जो लिस्ट की बात करें उसके अंदर 327 मोपला लोग जिन्होंने हजारों हिंदुओं का मारा, वो भी आजादी की लड़ाई की लिस्ट में है। मतलब लिस्ट की क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, इसका जवाब जो लोग वहां बैठे आईसीसीआर में लिस्ट बना रहे थे उनको देना पड़ेगा। आईसीसीआर की लिस्ट है, जिसकी भी लिस्ट है, वो मोपला के लोगों को आजादी के सिपाही बताने में वो वहीं उनकी पोल खुल जाती है। जहां तक संघ का काम है, मेरी किताब है संघर्ष स्वराज, फुआद हलीम जानते हैं, उनको पढ़ने की आजादी है। नहीं पढ़ना चाहते तो केवल 2 चीजें बताऊंगा। हेमू कालानी सिंध के अंदर फांसी पे चढ़े 1943 में, उन्होंने रेल की पट्टियां उखाड़ने की कोशिश की थी 1942 में। बिहार के अंदर सचिवालय पे जो झंडा चढ़ाया गया 1942 में, उसमें जो 6 लोग मरे उसमें 2 आरएसएस के स्वयंसेवक थे। विदर्भ के अंदर एक स्वयंसेवक गोली से मरा 1942 के समय। और इतना ही नहीं तो गोवा के संग्राम में महाकाल नाम के स्वयंसेवक मरे गोवा में पुर्तगाल गोली से। और कितने नाम गिनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये तो अनपढ़ है, ये जानना नहीं चाहते, इनको सच्चाई सुननी नहीं। अब मैं आता हूं इनके खुद के रोल का। 1942 में ये गिड़गिड़ा रहे थे अंग्रेजों को कि कृपया हमें आपकी सेवा का मौका दें, हम कांग्रेसी लोगों को फंसा के आपको देंगे। डांगे जी के पत्र है, इतिहास में मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 1946 में कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, 17 राष्ट्रों के टुकड़े इसको किए जाए। इसका इसलिए ये तो पहला भाग हो गया। आज का जो मुख्य मुद्दा, बोलिए। प्लीज ऐसे नहीं, यानी कम्युनिस्ट भटका देंगे, हम भटक जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आज का मुद्दा क्या है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने हिंदू धर्म को रिवाइव करने के लिए, उसका पुनरुत्थान करने के लिए जो 1800 साल पहले कदम उठाया, जिसके अंदर एक वैज्ञानिक आधार पर धर्म की स्थापना की, उसको पुनर्जीवित किया, पुरानी कुरीतियों के कारण जो कुछ उसमें तकलीफ हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, उसको दूर किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी उनके श्लोक हैं। तो जो शंकराचार्य ने 32 साल की वय में आते आते सारे वेदों वेदांगों की परिभाषा दे दी, जिन्होंने 4 देश के 4 कोनों में 4 धाम और 4 मठ स्थापित करके राष्ट्र की एक सांस्कृतिक एकता का एक नया खाका खड़ा किया। उन आदि शंकराचार्य को कोची के अंदर एयरपोर्ट का नाम देने की अनुमति कम्युनिस्ट ने नहीं दी। इतना ही नहीं, ये जो मलप्पुरम में आपने रतन शारदा जी, एक सेकंड मलयालम के जो पितामह कहे जाते हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हो सका क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अनावरण होने नहीं दिया। इस इतिहास की संस्कृति के इतिहास को समझे
तो कितना बड़ा जागरण है। डॉक्टर फुआद हलीम इसका जवाब देंगे रतन शाह जी पर। मैं राम पांडे को लाना चाहता हूं। मैं सबके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि डिबेट का स्तर दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं, काफी बढ़ चुका है। डॉक्टर राम पांडे, आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका, उसके बाद राकेश सिन्हा जी आएंगे। राम पांडे कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन है, मध्य प्रदेश से आते हैं। राम पांडे जी, 4 जुलाई 2013 को यूपीए गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑफर केदारनाथ टेंपल को रीबिल्ड करने के लिए। आपको नहीं लगता कि इतने समय से आप लोग एंटी हिंदू और अब एंटी इंडियन कल्चर ब्रांड हो रहे हैं, इसीलिए आपका पॉलिटिकल रिवाइवल भी नहीं हो पा रहा है? डॉक्टर राम पांडे, आप अपनी ओपनिंग दलील में क्या करेंगे? राकेश सिन्हा जी को हेट में लेके आए, बोलिए। ये सफेद 8,000 कांग्रेस की उत्तराखंड सरकार ने उसी समय सैंक्शन कर दिए थे और 4,000 करोड़ खर्च कर दिए थे। बाकी के 4,000 करोड़ अब भाजपा की जो सरकार है वो दबाकर बैठी हुई है, उसको आगे खर्च नहीं किया जा रहा है। और हिंदू धर्म, आपने भी कहा था सदियों पुराना है, मैं भी कह रहा हूँ हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सदियों पुराना है। हमारे देश में हजारों सालों से कुंभ का मेला लग रहा है। हमारे देश में हजारों मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 102 शक्तिपीठ है। हमारे धर्म को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? जनसंघ बना 1952 में, 2 सीटें जीते थे। 1984 तक भी 2 सीटों पर ही रहे। जब 1984 तक 2 सीटों पर रहे, तब इन्होंने भगवान राम का जन्म किया। भगवान राम की पूजा हजारों सालों से हो रही है, जब से उनका जन्म हुआ है तब से हो रही है। 125 करोड़ हिंदू मंदिर नहीं बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि भगवान राम नाम की भी कोई चीज है। इनको 1984 में जब ये 2 सीट पर आ गए थे, तब इनको पता चला कि भगवान राम भी है। अब परसों जो रिजल्ट आया 2 तारीख को, उसमें हिमाचल में 4 सीटें हार गए। लोकसभा की सीट ये पिछली बार 4,05,000 से जीते थे, वो 4,05,000 से हारी हुई जीती हुई सीट को ये हार गए। तब इनको पता चला। राम पांडे जी, एक सेकंड, आपको मैं रोक इसलिए रहा हूं, आपकी टीवी की भी आवाज आ रही है साथ में, थोड़ी टीवी की वॉल्यूम को कम करिए। राम पांडे जी, आपको मैं रोक इसलिए रहा हूं कि टीवी की भी आपकी वॉल्यूम जो है उसको थोड़ा कम करिए। राम पांडे जी, आपकी 2 तरफ से वॉल्यूम आ रही है, आपके शायद से टीवी चल रहा होगा, उसकी वॉल्यूम को कम करिए। 20 सेकंड और दे रहा हूं राम पांडे जी को, फिर राकेश सिन्हा को ला रहा हूं। ओपनिंग में सबको मैंने मौका दिया, बोलिए। आपके साइड से है वीडियो का वॉल्यूम, आपके साइड से वीडियो। राम पांडे जी, आपकी वॉल्यूम सही करिए प्लीज। राम पांडे जी, अपनी वॉल्यूम सही करिए, आपकी वॉल्यूम जो है वो उसको सही करिए। राम पांडे जी, आपकी वॉल्यूम सही करिए। राम पांडे जी, 10 सेकंड, बोलिए। जी, मेरी वॉल्यूम सही है, आपके साइड वीडियो से गड़बड़ है। तो मैं यही कह रहा हूँ, यह पूरा इवेंट किया जा रहा है, ये भगवान के दर्शन नहीं है। मोदी जी वहां दर्शन कर रहे हैं तो पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूरे भारत के मंत्री, पूरे भारत के विधायक, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हर मंदिर पर भेज दिया गया है। यूपी में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल मोदी जी को देख रहा है। जिस गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है, उस गर्भगृह में कैमरा लगा हुआ है, वीडियो फिल्म बन रही है, पूरी की तरह से नौटंकी की जा रही है। आप इसको नौटंकी कह रहे हैं? राम पांडे जी, होल्ड करिए, वहां पे होल्ड करिए। राम पांडे जी, आप इसको नौटंकी कह रहे हैं? आपने सबको, मैंने आपको ओपनिंग, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है, इस सबको मैंने काफी समय दिया अपनी ओपनिंग दलील रखने के लिए। राकेश सिन्हा जी, आऊंगा मैं सब में। अब मैं बीच में इंटरप्ट भी कर सकता हूं। राकेश सिन्हा जी, देखिए, ये कह रहे हैं कि आप लोग इवेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपने कल्चर को एक इवेंट बना दिया, ऐसा राम पांडे का आरोप है और राम पांडे के बाकी आरोप है। पर मैं ये कहना, चलिए आप बताइए क्या कहेंगे इस पे राकेश सिन्हा जी? सवाल ये आप पे उठता है और ये राम पांडे जी का सवाल है कि वो कह रहे हैं कि आप हर चीज को इवेंट बना रहे हैं और ये नौटंकी कह रहे हैं वो उसको। राकेश सिन्हा, देखिए, कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आंखिन देखिन। जो चीज हम आंख से देखते हैं वो प्रमाणिक होता है। हम किसी का कही या सुने बात पर क्या विश्वास करें? हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग सदियों से, दशकों से अयोध्या जाते रहे हैं, मथुरा जाते रहे हैं, काशी जाते रहे हैं, काशी में जाकर गंगा स्नान करते रहे हैं, कांचीपुरम जाते रहे हैं। उनका अपना अनुभव क्या रहा है मुझे पता नहीं, फुआद अली जी या रामपाल जी कहां कहां गए, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं जो भारत के आम लोगों का अनुभव है। अयोध्या जाने पर भगवान राम के मंदिर तक पहुंचना, राम का मंदिर नहीं था, अयोध्या पहुंचने में क्या कठिनाई होती थी। आज अयोध्या की नगरी क्या है और कल क्या थी। आज जो भगवान शिव की नगरी,
काशी में भगवान शिव की मंदिर को कैसे संकुचित कर दिया गया था। आज 100 करोड़ हिंदू जनता उस मंदिर में जाने में क्या एहसास करती है। कुंभ तो सदियों से हो रहा है। 1942 के आंदोलन के समय भी कुंभ हुआ था, आपदा के समय भी कुंभ हुआ। उस कुंभ की व्यवस्था पहले क्या थी और क्या है। तो राम पांडे जी, आपने कहा इवेंट पे राकेश सिन्हा कह रहे, राकेश सिन्हा फैक्ट के बारे राकेश सिन्हा, पर मुझे बताइए राम पांडे जी, जब मनमोहन सिंह गए थे, ये मनमोहन सिंह भी तो फोटो ऑप करते थे, मनमोहन सिंह जी की भी ये फोटो है, तो वो भी जब जाते थे ये फोटो ऑप तो होता था। अगर कल्चर रिवाइव हो रहा है, अगर इसको देश देख रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या, आप इसको नौटंकी कैसे कह सकते हैं राम पांडे जी। जब 2013 में जिस तरीके से हालत खराब हुई थी केदारनाथ टेंपल की, और आज रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जो करोड़ों का प्रोजेक्ट हुआ है उसको इनॉग्रेट किया है, उसमें दिक्कत क्या है। सोमनाथ टेंपल का रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या है। आर्टिफैक्ट्स वापस आ रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे, ये कल्चर का रिवाइवलिज्म है और इसके बारे में दुनिया जानती है, तो इसमें दिक्कत क्या है। ये आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है मोदी जी ने, और उन्होंने 4 शक्तिपीठ की स्थापना की थी। उन 4 शक्तिपीठों पर हिंदू धर्म ग्रंथ के, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत है, वो उन चारों पीठों के प्रमुख रहेंगे। आज वर्तमान में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती उस धर्म पीठ के प्रमुख हैं। पूरे भारत के हिंदू धर्म के संत हैं, मैन है वो। आज उनकी उम्र 97 साल हो गई है। ना तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के समय बुलवाया गया। जब वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत हैं, तो उनसे क्यों नहीं इसका अनावरण कराया गया, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा। इनकी दिक्कत रतन शारदा जी और फुआद अलीम आएंगे। राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आने वाला हूं। दिक्कत रतन शारदा जी ये है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों चले गए, ये दिक्कत है राम पांडे की। फुआद अलीम, आप रतन शारदा जी के बाद आएंगे। रतन शारदा जी और फुआद अलीम को लेके आइए। देखिए, मैं कह रहा हूं रतन शारदा जी, व्हाट इज रॉन्ग इफ द प्राइम मिनिस्टर गोज, और सब इसके बारे में जानते हैं। अगर हमारे देश का बच्चा हमारी संस्कृति के बारे में जानेगा तो दिक्कत क्या है। ग्लोबली भी अगर हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो दिक्कत क्या है। अगर भव्य रूप से अयोध्या में दीपोत्सव बनाया जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है। ये कोई एंटी सेक्युलरिज्म तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कल्चर हमारा है, ये सनातन धर्म हमारा है। रतन शारदा जी, फिर फुआद अली। देखिए, 70 साल से कांग्रेस का राज और उनके दोस्तों का राज चल रहा था। योग को कभी विश्व के अंदर स्थान नहीं मिला। जो मोदी जी ने इस संस्कृति के वाहक के नाते सारे भारत दुनिया में इसको स्थान दिलाया। आयुर्वेद को उन्होंने स्थान दिलाया। भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में एक नई इज्जत लोगों के मन में खड़ी की। और जहां तक फोटो अपॉर्चुनिटी का बात है, इवेंट्स की बात है, सोनिया गांधी केवल अपने पैर के नख डुबाने गई थी गंगा में, तो सारा मीडिया उससे भर गया था। नेहरू जी की आगे आने वाली जो पड़पोते पोते जो भी हैं, वो कहीं मंदिर में अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और जागते घूमते, उसकी फोटो आती है। प्रियंका जी की फोटो आती हैं। जिसकी जितनी औकात है, जिसकी इतनी ताकत है, उतना अपने आप को न्यूज मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रेजेंट करता है। भाई, मोदी जी की इतनी उनकी मशहूरी है, इतनी उनके बारे में लोगों को श्रद्धा है कि विरोध भी उसको बार बार सुबह से टीवी पर दिखा रहे हैं। लेकिन उस मुद्दे से, जो प्रमुख मुद्दा है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, ये कह रहे राम मंदिर का मुद्दा था ही नहीं। तो भैया, राम मंदिर का मुद्दा तो 500 साल तक आपने कोर्ट में केस दबाया क्यों? आपने क्यों कहा केस को कोर्ट को नई से नई तारीख दी जाए? आपके मेंबर वहां पर कोर्ट में जाके क्यों कहते रहे? फुआद अलीम, रतन शारदा जी, आपने दलील रखी। मेरे पास समय की कमी, मैं फुआद अलीम को के पास आना चाहता हूं। फुआद अलीम, आपने रतन शारदा को सुना। फुआद अलीम, अगर आप अपनी पार्टी की भी 2007 के बाद से ट्रैजेक्टरी देखेंगे, इट इज कमिंग डाउन नेशनली। और शायद आप ये इंडिया के अंदर जो न्यू थॉट है, नए भारत का थॉट है, इसको समझ नहीं पा रहे। आर यू ब्रांडेड एज एंटी कल्चर, एंटी भारतीय कल्चर, फुआद अलीम, और इसी कारण आपको पॉलिटिकली भी नुकसान हो रहा है। और आज जब प्राइम मिनिस्टर गए, आपको तो इसको वेलकम करना चाहिए फुआद अलीम। पहली बात है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, जो प्रधानमंत्री ने उन्मोचन किया है, उसमें आरएसएस का एक भी नाम नहीं है। इसकी पुष्टि दोनों आरएसएस प्रवक्ता यहाँ कर दी है। दूसरी बात में आता हूँ, मैंने नाम बताए, तो फैक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैंने नाम बताए। फुआद जी, उसको आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप जब बोलते मैं नहीं बोलता हूं। मैंने नाम बताया, उसको स्वीकार करिए ना। आपने कहा था एक मेरे बात तो सुन लीजिए, मेरे नाम बताए आपको। रतन जी, जरा बात तो सुन लीजिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। आपने हेमू साहब का नाम लिया, हेमू कलानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य है। आपने मंच पर खड़ा होकर के सादा झूठ आपने कह दिया यहाँ पर। ये सादा झूठ कह करके आप
आप कौन से उनको आरएसएस इतिहास का पढ़ते हैं मुझे ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कभी भी आरएसएस का सदस्य पद लाभ नहीं किया। ये बात समझ लीजिए, सुन लीजिए हमसे, इतिहास को तोड़िए मत, मरोड़िए मत। अगर आपको कहना है कि हेमू कलानी आरएसएस का सदस्य है, जवाब तो दे सकते हैं। जबरदस्त आवाज में बोलिए कि हेमू कलानी ऐतिहासिक रूप में आरएसएस का सदस्य था, और मैं कहता हूं कि हेमू कलानी और इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ रतन जी थे, वो स्वराज सेना के मैं तो सदस्य कह रहा हूँ कि थे। अभी ये अगर ये नया इतिहास खड़ा कर रही है, जवाब दे, मैं क्यों दूं? मौत दी, वो बोलिए जब रतन जी। लड़ रहे थे, कहता वो हूँ, जब फांसी के मैंने फंदे आपको पर चढ़ महाकाल रहे का थे, नाम बताया, अपने मैंने पाटिल का नाम बताया, मैंने पटना के 2 सदस्यों का नाम बताया, मैंने 5 नाम गिना दिए। ये तो एक नाम पूछ रहे, मैंने 5 नाम गिना दिए। अब उसको अपने इतिहास में लाना चाहते तो मैं क्या जवाब दूं? जवाब ये दे, हमारे सारे के सारे सारा सिंधी समाज उसको मानता है। आप मुंबई में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ सिंधी समाज उसको क्या मानता है। आप अपने चलाते रहे इतिहास की कहानियां, आपने इतिहास में ये भी कहते हैं औरंगजेब ने कभी मंदिर तोड़ा ही नहीं। आपके इतिहास का तो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब बड़े दयालु थे। आपके इतिहास का तो ये भी कहते हैं कि सारे के सारे धार्मिक जो अत्याचार हुए तो हुए ही नहीं। आपके लोग ये कहते हैं। दोस्तों, रतन शारदा और फुआद हलीम के बीच का जो मुकदमा है, ये देश मुझे रतन शारदा जी, लोग मुझे कू कर रहे हैं कि फुआद हलीम वर्सेस रतन शारदा को और देखना चाहते हैं। राकेश सिन्हा जी आपको भी सुनना चाहते हैं, पर इस वक्त देश किस तरीके से इस मुकदमे को रिएक्ट कर रहा है, इस पर रिएक्ट कर रहा है, जरा एक बार हम देश की जनता की आवाज सुनते हैं और तुरंत लौटते हैं। पॉपुलर डिमांड पे मैंने ये मुकदमे को 2 मिनट के लिए एक्सटेंड किया। मैं अपने पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं, आप सबके पास 20 सेकंड है सिर्फ पॉपुलर डिमांड पे। रतन शारदा जी से शुरू करूंगा। रतन शारदा जी 20 सेकंड्स, व्हाट इज रॉन्ग? फुआद हलीम का क्या काउंटर करना चाहेंगे और आप क्या कहना चाहते हैं एज क्लोजिंग कमेंट्स? इंडिया रिवाइव हो रहा है कल्चरली, व्हाट इज द प्रॉब्लम? रतन शारदा जी 20 सेकंड सिर्फ, आई हैव टू इंटरप्ट यू आफ्टर 20 सेकंड। फुआद हलीम ने 1 नाम मांगे, मैंने 5 नाम दिए। मेरे पास किताब है जिसके अंदर सिंध के लोगों ने लिखा, उसका जवाब मेरे पास है। ये सिद्ध करें कि 1942 में क्या कर रहे थे, क्या ब्रिटिश सरकार से महीना जो हाथ जोड़कर कहा हमें कांग्रेस को फंसाने दीजिए, उसमें क्या सच था क्या झूठ था, ये बताएं। इन्होंने कहा कि नहीं 17 देशों के सस्ता देश बनाए जाए भारत से, इसका जवाब दें। और ये मानता हूं मैं कि भारत को एक सांस्कृतिक रूप से एक करने वाले शंकराचार्य को, जिन्होंने कभी स्थान नहीं दिया केरल के अंदर, कम्युनिस्टों ने कभी स्थान नहीं दिया इन्होंने सारे भारत के इतिहास में, उस शंकराचार्य को ये जो में नया काम शुरू किया। रतन शारदा जी मेरे पास कम बाकी समय, मैंने पूरा समय दिया रतन शारदा को। फुआद हलीम प्रेजेंट पे आइए, क्या प्रॉब्लम है प्राइम मिनिस्टर की केदारनाथ विजिट से? फुआद हलीम, इंडिया रिवाइव हो रहा है, कल्चरली रिवाइव हो रहा है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? फुआद हलीम 15-20 सेकंड्स, आई रियली हैव नो टाइम, देन आई हैव टू गो टू विषय है। एक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हेमू कलानी आरएसएस के सदस्य है, ये बात रतन शारदा ने अपने मुंह से नहीं कहा। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ जाए, इसमें हमारी और हमारी पार्टी की कोई खेद नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम का आपका जो कल्चरल नेशनलिज्म है, ये कल्चरल नेशनलिज्म के पक्ष में जो लोग बात कह रहे हैं, वो लोग एक इमेजिन एक काल्पनिक कल्चरल नेशनलिज्म का बात करते हैं। वो अपने दिमाग में ये कल्चरल नेशनलिज्म को तैयार करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। हिस्ट्री वर्सेस हिस्ट्री, बुक वर्सेस बुक, फैक्ट वर्सेस फैक्ट। राकेश सिन्हा काउंटर, राकेश सिन्हा आएंगे। आखिरी राकेश सिन्हा 15 सेकंड है मेरे पास। रतन शारदा किताब दिखा रहे, रतन शारदा किताब दिखा रहे, दिस इज बिग। रतन शारदा वर्सेस फुआद हलीम पार्ट 2 में करने वाला। रतन शारदा किताब दिखा रहे। राकेश सिन्हा क्या दिक्कत है अगर सोमनाथ टेंपल रीडेवलपमेंट होता है? क्या दिक्कत है अगर केदारनाथ के अंदर शंकराचार्य की मूर्ति आती है? रतन शारदा, सॉरी राकेश सिन्हा, अपॉलॉजी रतन शारदा जी, अपॉलॉजी। देखिए जिन लोगों ने भारत के सुपुत्र और नायक सुभाष चंद्र बोस को अपने अखबार पीपुल्स वार में के फ्रंट पेज के कार्टून में तोजो का कुत्ता, तोजो डॉग, जापानी रूलर का कुत्ता बताने वाले लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वतंत्रता से संग्राम का हिसाब पूछ रहे हैं। पहले पीपुल्स वार के उस कार्टून के लिए देश से माफी मांगी है जो सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो काम किया उसको गार्डियन अखबार ने कहा फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। राकेश सिन्हा जी पॉपुलर डिमांड पे मैंने किया है, पॉपुलर डिमांड पे माफी चाह रहा हूं, मेरे पास इतना ही समय है, मेरे को बस राम पांडे से 10 सेकंड। राकेश सिन्हा जी मैंने पूरा समय दिया, आपने ओपनिंग दलील इतनी बड़ी दी थी। राम पांडे दिक्कत क्या है? 2004 से 9 के बीच में कोई हिंदुस्तान के 2004 से 9 के बीच में कोई भी एएसआई ने कहा कि आर्टिफैक्ट्स हिंदुस्तान में वापस नहीं आए, ये सरकार लेके आई, ये रिक्लेम हो रहा है भारत। दिक्कत क्या है राम पांडे? सिर्फ मोदी से दिक्कत है। 15 सेकंड
सिर्फ 15 सेकंड। पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हेडगेवर जी ने दोनों ने लेटर लिख दिया था कि आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लेगा। है जब लेटर वो आपके पास? लिख के चुके थे, है लेटर? जी जी जी, आ जाना, मैं दे दूंगा। जब उन्होंने अंग्रेजों को रतन शारदा जी जी जी, उन्होंने लेटर लिख दिया था हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, तो ये बात ही खत्म हो जाती है कि आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जहां तक मेरे पास बातें जी, आपको दिक्कत मोदी से है, राम पांडे, दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी वहां पे गए और उस वक्त राहुल गांधी लंदन में छुट्टी के लिए गए थे। दिक्कत ये है मेरे पास, मैं आपको वापस बुलाऊंगा, बड़ी डिबेट पे वापस से बुलाऊंगा ऑन पॉपुलर डिमांड। राकेश सिन्हा, राम पांडे, फुआद हलीम और रतन शारदा जी, मैं और पॉपुलर डिमांड इस मुकदमे को आगे जारी रखूंगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।